वो लम्हा जब हम मिले, एक मुद्दत बाद जब हम हुए रूबरू, तुम्हारी आंखें थी नम, मेरी आंखों में थे आंसू। वो लम्हा मुकद्दस था, मेरे ख्याल में ये वाक़या पेश अंदलीस था। ये मुलाकात मुताबिर थी, तुम रूबरू थे, आसमान पे कई रंगी कोसों गुज़ा थी। मुझे यकीन है, हाँ गुमान के जैसा, तुमने नॉर्वे के आसमान से उतरती सब्ज रोशनी में मुझको ढूंढा होगा, यूनान के सफ़ेद किलों में, हिस्पेनिया की बूढ़ी इमारतों में मेरे साथ की ख्वाहिश की होगी, किस्तानतीनिया की आज़ाद फिजाओं में मेरे हिस्से की सांसें भरी होंगी। तुमने रोम के तारीखी मुकामात पे, ईरान के नीले आसमान में मेरी हसरत रखी होगी, बरतानिया की गीली सड़कों पे मेरे साई के साथ ये रिवायत रखी होगी, गवादर के समंदर के शिफाफ पानी में मेरा अक्स उभरते देखा होगा। पिस्नी, जियोनी, बोलान, नोशाकी, हज़रा, कलात, मकरान, बरखान, लसवेला, हरनाई, किला सैफुल्ला में मुझको महसूस किया होगा। तुमने मिस्र के एहरामों के साए में मेरी छाँव की तमन्ना की होगी, दिल्ली की पुररौनक बाजार में मेरा हाथ पकड़ना चाहा होगा, करेला की वादी में मुझसे मिलना चाहा होगा, मुंबई के लोगों के तेज लहजे में मेरे नाम की माला जपी होगी, कलकत्ता के रश के बहाव में मेरी राहें तकी होंगी, राजस्थान की वसीदा इमारतों में बैठकर गरिया सारी की होगी, आगरा के ताजमहल में गूंजी तुम्हारी हंसी होगी, तुमने दरगाहों पे मेरे नाम की मन्नत मानी होगी, कलीसाओं में जाने वालों से दुआ की गुजारिश की होगी, तहज्जुदों में मेरे लिए दुआएं खैर मांगी होगी, चाश की नमाजों का दुरानिया बढ़ाया होगा, गर्मा की बारिश मुझको महसूस किया होगा, सरमा में मेरे लम्स की ख्वाहिश रखी होगी, तुमने लाहौर के शाही दरबारों में मेरी आरज़ू की होगी, पिंडी के पुराने बाजारों में मेरी गैर मौजूदगी सही होगी। मुझे यकीन था, सांस के चलने जैसा यकीन, वक्त के गुजरने जैसा यकीन, तुम्हारा मेरे होने जैसा यकीन। उस मुलाकात की तहसीन में आंधी रुक जाएगी, हवा गीत गाएगी, बिजली कड़कड़ाएगी, वबाएं फिजाएं हंसी से मिट जाएंगी, भेड़िए वार किए बिना लौट जाएंगे, समंदर साकिन हो जाएंगे, गेंदें रहमदिली का ऐलान करेंगी, पहाड़ सुकून की सांस खारिज करेंगे, दरियाए अश्क मुसरत बहाएंगे, शहरी कायद पे बादल पे आवाज़ बरसेंगे, वादी हुंसा सरसब्ज हो जाएगी, स्कर्दों में चेरी ब्लॉसम उतरेगा, खैबर में फिजाएं हैराबाद कहेंगी, जंगों के दौर में अमन के ऐलान होंगे, जनेलों के चैन वाले पैगाम होंगे, तबीबों के नुस्खे कारगर साबित होंगे, गैर मजहबी सजदा शुक्र अदा करेंगे, अजीज़ मन कहानीकार इस मुलाकात पे स्याह सफ़े करेंगे, शोरा दीवान लिखेंगे, वक्त का काजी सजाएं माफ़ कर देगा, सही मिरासें दान कर देगा, मेरे गुमान यकीन अंदाजे आज दुरुस्त साबित हुए, दुनिया के लिए ना सही, अपने लिए सही, तुम मेरे रूबरू हो। ये वो मुलाकात है जिसके ख्वाब देखे गए, अनाए आज वारी गई, मयस्सर लम्स है तुम्हारा, आंखों में है जहान सारा, समंदर साकिन है, दरिया मौज में रौनकें बढ़ चुकी, सुकून कल्ब ये है वो लम्हा कि जब हम मिले। दुनिया के नक्शे पे कई ममालिक, जजीरे, शहर, गांव, कस्बे और देहात हैं। दुनिया का वो नक्शा घुमाओ, उंगली की मदद से ट्रेस करते हुए अपने मतलूबा मुकाम पे उंगली रखो, तो मुकाम इस्लामाबाद का एक पोश इलाका था, जहाँ ताहद्दे निगाह दरख्तों की एक फसल थी, चौड़ी कुशीदा सड़कें और ऊंचे आलीशान किस्से थे। रात का समय था, मुखल्लों के मकीन सारे दिन के बनबास के बाद घरों को लौट रहे थे, और कुछ इस वक्त नक्सक से तैयार रात किसी क्लब, फार्म हाउस या रेस्टोरेंट में मज़ीद खूबसूरत बनाने जा रहे थे। अमरा की अक्सर शामें ऐसी ही हुआ करती थीं। उन्हीं ऊंचे और चौड़े महलों में से एक के पाथवे पे स्याह लैंड क्रूज़र एक झटके से आकर रुकी।
दरवाज़ा खुलने पे किसी की सफ़ेद हील्स नजर आईं। फिर गहरे गुलाबी रंग के लिबास ने हल्की झलक दिखाई। अगर निगाहें उठाकर देखो तो वो ऊंचे सरापे की मालिक थी। आंखों पे सफ़ेद ग्लासेस लगाए, नाखनों पे सफ़ेद ही नेल पॉलिश और कंधे पे सफ़ेद बैग की स्ट्रैप नजर आ रही थी। चलते हुए उससे उंगली की नोक से ग्लासेस ऊपर किए। नीली आंखों पे हल्का शेड था, होंठों पे गुलाबी लिपस्टिक। माँ जबीन मुख्तार किसी महफिल में शरीक होने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आती थी। उसकी हील की पासकर सारे गंभीर महल को सुनाई दे रही थी। आजकल इस महल में सुई के गिरने की आवाज़ भी आती थी, वो सांस लेने की भी। वो राहदारियां पार करती गैस के कमरे के बाहर आकर रुकी। हल्की सी दस्तक दी। अंदर से खटर पटर की आवाज़ों के साथ कमीन की आवाज़ आई और वो भारी दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। कमरा बिखरा हुआ था, बेडशीट मैली लगती थी, तकिए फर्श नशीन थे, दीवारों पे लगे फ्रेम्स पे मिट्टी की तहें नजर आ रही थीं। माँ जबीन ने एक नज़र उस बेनियाज आदमी पे डाली जो शीशे के आगे खड़ा था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट के साथ उससे गहरे सुरमई रंग की पैंट पहन रखी थी। हमरंग कोट बेड पे धरा था। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने देर कर दी। वो शीशे में अपने अक्स को देखते हुए बोला। बज़ाहिर उससे लहजा हशाश वशाश दिखाना चाहा, मगर उससे अदाकारी न हो सकी। कब तक शौक मनाने का इरादा है? वो उसकी पुष्ट को देखते धुंधी से कह रही थी। चेहरे पे ढेर सारा तनाव था। सोग, हम तो पार्टी में नहीं जा रहे। वो जैसे लायन था। जो तुम पहन रही हो, जो तुम्हारे आसपास है, इससे तो यही लगता है कि तुम किसी के जनाजे में जा रहे हो या किसी का जनाजा उठा कर लाए हो। उसके लहजे में खन्नूस सख्ती थी। गैस सिंगार में इसके सामने स्टूल पे बैठ गया, फिर गौर से उसे तका। कितने दिन हो गए मेहदी की वापसी को? वो पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। लोग तुम्हारी पिछली वीडियोस उठा उठा कर मीम्स बना रहे हैं, तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं। कैसम की हालत देखो, तुम मजाक बनकर रह गए हो। कारोबार मजाक बन गया है। तुम्हें किसी शय की परवाह है? ना होती तो ये सूट क्यों पहनता? मेरे बाप की शादी थोड़ी है। वो उठा और ब्रश हाथों में लेकर बालों में फेरने लगा। मैं अपने सर्कल में मेल जोल बढ़ा रहा हूँ, ये अच्छा साइन नहीं है। ये पहनकर जाओगे? ये? उससे गैस का कोट उठाकर जमीन पे फेंका। 2 साल पुराना डिजाइन है ये। और जहां तुम जा रहे हो, वहां मुल्क के बेहतरीन डिजाइनर्स आ रहे हैं। सब हंसेंगे तुम पे। अपना रंग देखो तुम, इस रंग में दब कर रह जाओगे। हालांकि ये वो वक्त है जब तुम्हें चमकना है। वो आगे आई, उसका बाजू हवा में उठाया। ये कफलिंग्स, ये सर्कल शेप है। ये पिछले 3 माह से आउट ऑफ फैशन है। तुम्हारे पास दुनिया की बेहतरीन कलेक्शन है और तुम खुद को इस तरह मौजूद महफिल बना रहे हो। सिर्फ एक लड़की गैस, सिर्फ एक लड़की के लिए। रंज कुल तैश क्या नहीं था उसके लहजे में। कैसे उसकी तरफ देखे बगैर खुद पे परफ्यूम का छिड़काव किया। चेहरे से साफ जाहिर था वो डिस्टर्ब हुआ है। कारोबार और साख को खराब करते हुए तुम किस तरह एक मोहब्बत के पीछे भाग सकते हो? ये तुम नहीं हो। उस इंसान को वापस लाओ जो तुम्हारा असल है। वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। सजी संवरी वो औरत आंखों में सख्ती लिए उसे देख रही थी। कैस की आंखों में बेनियाजी थी। एक लड़की होती तो जाने देता। परफ्यूम की बोतल वापस रखी। वो जीनिया हाकिम है, मेरी आधी दुनिया। और तुम्हारी बाकी आधी दुनिया तुम्हारा कारोबार है। उसको भूल गए हो? वक्त लगता है, मुझ में भी एहसासात है। दिल के रोग देखो ये दुनिया के झमेले। दोनों एक साथ। हुक्मिया लहजा। कैस हंस पड़ा। बंदा बहादुर ना हो, दुनिया तो उससे जाने क्या क्या उम्मीदें रख लेती है। सर को नफी में हिलाते वो बेड की तरफ आया, झुककर अपना कोट उठाया। उसे जाना कि कोट, कफलिंग्स, जूते सब वही थे जो किसी वक्त में सीनिया हाकिम की पसंद से आए थे। अभी तो महज आउट ऑफ फैशन हुए थे। वो रद्दी बन जाते, कैस सब भी उनसे मोहब्बत रखता। मुझे वक्त चाहिए, जिंदगी भागी नहीं जा रही। वो माँ जबीन के एहन सामने रुका, कद में उससे लंबा, जज्बों की सदाकत में उससे ज्यादा सादिक। दोबारा मेरी इन चीजों को हाथ मत लगाना जो जीनिया से जुड़ी हैं। मैं बहुत बुरा मानता हूँ। माँ जबीन उसे भीजी हुई भनमुओं के साथ देखती रही। मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, तुम मुझे इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। धमकी दे रही हो? सीने पे बाजू बांधकर निहायत तहम्मुल से पूछा। अगर नहीं तो अच्छी बात है, अगर हाँ वो मजीद 2 कदम आगे आया, एक हाथ उसके कंधे पे रखा। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम बर्बाद करोगी, मैं दोबारा आबाद हो सकता हूँ। उन्हें डराओ जो तुमसे डरते हैं। मुझ पे ये अल्फाज और एनर्जी ज़ाया होगी।
माँ जबीन की पीछे हुई वन में आज़ाद हुई, चेहरे का तनाव कम हुआ। उससे गैस के पासों पे नरमी से अपना हाथ रखा। मुझे तुम्हारी और इस कारोबार की फिक्र है। तुम्हें तुम्हारी फिक्र है? एक आदमी जिसे ट्रोल किया जा रहा है, तुम उसके साथ कैसी लगोगी? एक आदमी जो एक फैशन इंथुसियस्ट के साथ है, वो खुद आउट ऑफ फैशन है, वो तुम्हारे साथ कैसा लगेगा? ये मेरी फिक्र कैसे हुई? माँ जबीन की रंगत फीकी पड़ी, गैस का यकीन कह रहा। सीनिया होती तो यूं ना करती। इस इंडस्ट्री में फैशन मुझे नहीं, मैं फैशन को बनाता हूँ। डिजाइनर की गर्दन गुरूर नहीं, वो शनासाई से अकड़ी थी। मुझे लोग पहचान लेंगे, इस सुरमाई में भी, स्याह और सफ़ेद में भी। उसे धीरे से अपनी कोहनी आज़ाद करवाई। उन चीज़ों से दूर रहो जिन पे महज उसका इख्तियार है। अब की बार उसका इशारा अपने वजूद की तरफ था। अंदाज सख्त और बेलचक था। माँ जबीन ने मुट्ठी भींच ली। चंद लम्हे पहले वो ताज़ा दम थी, अब उसके चेहरे पर मर्दानी साफ थी। उस आदमी ने कई साल उसे नहीं देखा था, अगले कई साल भी नहीं देखने वाला था। मगर वो अपनी तरफ से कोशिश करके देख लेना चाहती थी, और वो कर रही थी। मगर वो तो एक लम्हे में हर कोशिश सिफर कर देता था। कुछ देर बाद गाड़ी की तरफ जाते हुए वो दोनों बेहद नॉर्मल थे, यूं जैसे उनके दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। मुफात परस्ती का साथ ऐसा ही होता है। कंधे पे सफरी बस्ता डाले हुए वो एक घर की बेल बजा रहा था। गार्ड से चंद पल बेयकीनी से उसे देखा, ऐसे जैसे उसकी मौजूदगी पे यकीन ना आया हो। ये आदमी मर चुका था, ये जिंदा कैसे हो सकता है? दरवाज़ा तुम खोलोगी या तुम्हारा बाप? गार्ड ने छुरछुरी ली, फिर आगे बढ़कर उसके पास उसे पकड़कर उससे एक तरफ किया। सर, गंभीर साहब ने किसी भी इंसान का दाखिला मना किया है। वो अपनी आवाज़ में जरा सा रोब पैदा करते हुए बोला। मेहदी ने मुड़कर उसे देखा, चंद पल सपाट नजरों से देखता ही रहा, फिर उसे बाजू से पीछे किया। सर, मैंने कहा ना, गंभीर साहब ने सब इंसानों का दाखिला ममनू कर रखा है। अब के वो जरा दृष्टि से बोला। मेहदी मुड़ा और जमे हुए हाथों का मुक्का उसके मुंह पे दे मारा। उसे सीधे होने की कोशिश की, और उसी पल मेहदी ने घुटने उसके पेट पे सर्प मारी, फिर कोहनी उसकी पीठ पे दे मारी। ऐसा करते हुए उसका चेहरा सपाट और तासुरात सर्द रहे। गंभीर साहब से कहना इंसान मर गया, जानवर आया था, और जानवर बेकाबू होते हैं। उसके सर पे अपना सर मारकर उसे गिराया, और उसकी कराहों की परवाह किए बगैर झुककर उसकी जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बगैर आसपास देखे वो आगे बढ़ता जा रहा था, जब उसकी निगाह पोर्च में खड़ी एक गाड़ी पर पड़ी। छोटी सफ़ेद गाड़ी, जो उससे किसी वक्त ने अपनी बीवी के लिए खरीदी थी। वो नई नकोर गाड़ी जिसे कैश से वापस करने को कहा था, और मेहदी उसे वापस नहीं कर सका था। उसे करनी ही नहीं थी। वो नजर चुराता घर के अंदर दाखिल हुआ। राहदारियाँ, किचन, लाउंज, हर जगह वीरान थी, खाली थी। इस खानदान को यकीनन किसी की नज़र लगी थी। वो दूसरी मंजिल की तरफ आया, जहाँ किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरी के दिल को कुछ हुआ। वो तेज से इस कदम लेते हुए उस आवाज़ का ताक़ुब करने लगा। 3 से 4 कमरों के दरवाजे खोलकर देखने के बाद एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, तो उसे उसका मतलूबा मंजर नजर आया। मीरा सरवर गंभीर बेड पे चुपचाप बैठी थी, और बेड के एक कोने में रोता बिलखता बच्चा। मेरी वहीं चौखट पे खड़ा रह गया। कई लम्हे, कई मिनट, बच्चे के रोने की आवाज़ तेज सरीन होती गई, मगर जो हालत उसकी बहन की थी वो आगे ही न बढ़ सका। मीरा, बहुत देर बाद उससे बेहद धीरे से पुकारा। बिगड़ी हालत, कई दिनों के मैले कुचैले कपड़ों वाली औरत ने गर्दन फेरी। मीरा। उससे एक बार फिर पुकारा। मीरा साकित सी हुई, उसे तक रही थी। कैस उसे बता चुका था कि मेरी जिंदा है, लेकिन इस वक्त उसे अपने सामने खड़े हुए देख वो बस उसे देखती रही। उससे मेहदी को कई दफ़ा पसे पुश डाला था, क्योंकि उसे मेहदी से ज़्यादा कैस से तवक्कुआत थी। वो मजबूत मर्द था, मेहदी उसे कमज़ोर लगा करता था, लेकिन आज जब वो सामने खड़ा था, उसे ये आदमी इस दुनिया का सबसे मजबूत सहारा लगा। उसे अपनी माँ से इख्तिलाफात थे, उसे भाई से इख्तिलाफ थे, लेकिन वो भूल गई थी, खून इख्तिलाफ के बाद भी खून ही रहता है। इतना अरसा वो कैसे उसे नज़रअंदाज करती रही। मीरा अपनी जगह से उठी, मेधी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। कई ज़मानों की कसक दफन हुई, कई आसुर्दियाँ, कहीं गारत हुई, कलक हवाओं से रुखसत हुआ, और एक भाई ने बहुत नरमी मगर मजबूती से अपनी बहन को बाजुओं के हल्के में लिया। उसके कंधों के गिर्द हाथ जमाए शिद्दत से रो पड़ी। कई बरसों के आंसू एक साथ बाहर निकले, दरमियान से हर गलत फहमी दूर होती गई। मैं समझी, तुम
तुम हमें छोड़ गए हो। मैं वो बच्चों की तरह हिचकियाँ लेते हुए रोने लगी। मेहदी ने उसके बालों को चूमा, उसकी पूँछ को थपका, लेकिन वो रोया नहीं। अजीब-सा हो गया था वो। मैंने तुम्हें इतना याद किया, एज़ल ने तुम्हें याद किया। तुम्हें पता है कैसे एज़ल के साथ क्या किया है? मैं समझती थी, तुम नहीं रहे, तुम इसीलिए तुमने मेरी बीवी पे हाथ उठाया? वो उसी नरमी से बोला जो उसका हादसा थी। मीरा उसके सीने में सर रखे मज़ीद तेज़ी से रोने लगी। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच रखा था। वो सहमी हुई थी। उससे सीनियर के साथ बहुत बुरा किया मेहदी। वो जेल में थी, उसका हाथ जला हुआ था। कैसे उसका इलाज नहीं करने दिया। वो उसे अदालत के चक्कर लगवाता रहा। उससे मुझसे कहा, सीनिया ने तुम्हें। वो आगे नहीं बोल सकी। मेहदी की गिरफ्त नरम रही मगर उसकी आंखों में सख्ती बढ़ गई। बांसु की रगें फूल गई। मुझे नहीं इल्म था वो ये सब करेगा। मैं नहीं जानती थी। मैं वो भरी अदालत में उससे बहुतान लगाता रहा। वो कुछ कहती रही। मेरी अपने बांसुओं में भींचे सब सुनता गया। वो बार-बार उसके बाल चूमता, उसका कंधा थपकता, उसे हर तरह से तसल्ली देता रहा, मगर अंदर सीने में उसका दिल कोई मुट्ठी में ले रहा था। कोई 1.5 घंटे बाद वो दोनों बेड पर एक दूसरे के आमने-सामने बैठे हुए थे। मेहदी की गोद में एक छोटा-सा बच्चा था। पास एक मुलाज़िमा खड़ी थी, जो मीरा के लिए खाना लेकर आई थी। मेहदी ने उसे हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा। इसका नाम क्या है? वो बच्चे के नन्हे हाथों को अपने मजबूत हाथों में भरते हुए पूछ रहा था। बच्चे की आंखें सुनहरी थीं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह नकूश, काफ़ी हद तक बाप से मिलते थे। और उसकी सेहत अच्छी नहीं थी। उसे एज़ल की पैदाइश याद थी। ये बच्चा वैसा नहीं था। मेहरान मलिक, उसने अपने बेटे को देखते हुए मोहब्बत से कहा। एज़ल इसे देखकर बहुत खुश होती। उसकी आंखों के किनारे गीले होने लगे। मेरी ने उसके दोनों हाथ चूमे, फिर रुखसार और फिर माथा। अलग तरह का प्यार आ रहा था इस बच्चे पे। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुमने कोर्ट में केस क्यों नहीं करवाया? मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी को ऐसे लगा जैसे वो ठंडा पड़ गया हो। वो मुझे यहाँ से निकलने नहीं देता, किसी को यहाँ आने नहीं देता। मेरी डिलीवरी के वक्त वो आया था और मेहरान की पैदाइश के बाद मुझे यहाँ छोड़ गया। वो दोबारा नहीं आया। मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। तुम केस करवाओगे ना? मेरी हल्का सा मुस्कुराया। कानून पे एतबार होता तो पहला मुकदमा कैस गंभीर साहब पे दायर करवाता। उससे मेहरान को उठाकर अपने कंधे से लगाया। मैं एक काम से बलूचिस्तान जा रहा हूँ, उसके बाद चाइना जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, अगले चंद माह में एजल यहाँ होगी तुम्हारे पास, और सारी दुनिया का कानून उसे तुमसे दूर नहीं कर सकता। तुम बस भरोसा रखो। मीरा ठटक कर उसे तक रही थी। जिसे उससे खोया था वो मेहदी गंभीर ही था। ये जिसकी वापसी हुई थी ये कौन था? मेहदी, तुम कानून? कानून अंधा होता है, अब मुझे भी वही समझो। मेहदी, तुम ठीक हो? वो आगे कोई फिक्रमंदी से उसके बाजू पे हाथ रखा। अब सब हूँ, बस ठीक नहीं। उससे मीरा की तरफ देख कर कहा, और वो उसे देख ही नहीं सकी। हम्म, ये वो नहीं था। दुनिया ने उसे दुनियादार बना दिया था। ये कैसा गस्ब हो गया था। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। वापसी पे मुझे तुम दुरुस्त हालत में चाहिए हो। ये घर तुम्हारा है, तुम मालकन हो। फॉर्म में आओ मीरा, ये तुम्हारा वक्त है। कोई गैस तुम्हें निकालेगा, तुम खुद बाहर जाओगी। गैस से दूर रहना मेहदी, उसके सामने मत जाना तुम। खुदा है वो, सागीर सांस निकालने वाला। है वो, वक्त लिखने वाला है। कौन है वो? सख्ती से सुसाई किया। इंसान, सिर्फ एक इंसान। और मेरी को लोग डराते नहीं, फैसिनेट करते हैं। उससे बच्चे को मीरा की गोद में डाला और उठ खड़ा हुआ। फिक्र मत करो, मेरे अंदर भी वही शातिर होना है जो उसके अंदर है। अब से उसे गंभीर होने का सबूत दूंगा। चंद पल बाद वो उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ रहा था। यकदम जज्बात का रेला बह आया और मेहदी के चेहरे पे उसकी वापसी के बाद पहले बार तासुरात आए थे। वो एक बार इसी तरह तो उसके साथ ही तो बैठी थी। उसकी खुशबू और मौजूदगी कहाँ भुलाई जा सकती थी। सब्ज आंखों वाला मर्द गर्वज़दा सा मुस्कुराया। उससे अपने बैग के अगले खाने में हाथ मारा तो हाथ जिन चीज़ों से मिस हुआ वो ढेर सारी ज्वेलरी थी। कोई लॉकेट, कोई अंगूठी। ये उससे खुद पे होने वाले हमले से 2 दिन कबल इस्लामाबाद में लगने वाले एक कल्चरल फेस्टिवल के बाजार से खरीदे थे। जाने क्यों कोई भी परिंदा देख उसे सीने याद आती थी। शायद उसे परवाज़ याद आती थी। चकोर परिंदे का पेंडेंट आंखों के आगे करते हुए वो कई लम्हे उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे।
एक याद का, दूसरा हिजर का, तीसरा रंज का, बाकियों की गिनती फिर सही। तुम अगर इस तरह हर वक्त याद आओगी तो मेरा क्या होगा? सॉर्ट करें? वो ऐसे बोला जैसे सीनिया उसके सामने ही बैठी हो। तब याद आया करो जब। उससे होंठ काटे और याद किया कि उन यादों के अलावा उसके पास क्या था। इन हिसाबों को रहने दे सरकार। आप हर वक्त याद आया करें। एक बार फिर मलका का शौक सलामत, दिल और बहुत। उससे गाड़ी स्टार्ट की और घर से बाहर निकल आया। इस्लामाबाद की हदूद से निकलने से पहले वो घर के मुलाजमीन, गार्ड्स और सिक्योरिटी का अमला बदल चुका था। एक अरसे से बनाए गए ताल्लुकात अब काम आ रहे थे। एक अरसा हुआ मासूमियत साथ छोड़ चुकी थी। वापसी का इसरार उससे भी किया नहीं। फैक्ट्री में मशीनों की खर कानों में बेसुरे राग की तरह चुभ रही थी। वो पेंटू की सिलाई का काम करती थी। लंबी मेज पे दोनों अतराफ में औरतें बैठी थीं और उनके सरों के ऊपर मशीनें थीं जिनकी बड़ी बड़ी सुइयां नीचे मेज तक आती थीं और मेज के गिर्द बैठी औरतें उन सुइयों के नीचे पेंट ले आती थीं। सिलाई लगती जाती थी, शोर कानों को बहरा किए जाता था और बेसारी बढ़ दी जाती थी। आज गर्मी हद से ज्यादा थी। उसे छोटे कटे बालों को ऊपर करके चूड़े में बांध दिया। कुछ लटें भी उसके गालों पे दस्तक दे रही थीं। वो खामोश टपी लड़की अब गुमसुम अपना काम करती रही थी। दफातन मशीनें रुक गईं। हर तरफ काम ठप होने का ऐलान हुआ। औरतें कुर्सी पे पीछे को होकर कमर सीधी कर रही थीं। कुछ अपनी गर्दन के बल निकाल रही थीं। सीनिया हाकिम बेनियाज से अपनी जगह से उठी और फैक्ट्री के उस हिस्से की तरफ चली आई जहाँ सारी औरतें खाना खाया करती थीं। वो कोई कैंटीन नुमा जगह थी जहाँ मेज़ और कुर्सियाँ लगी थीं। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चियाँ, हर कोई अपने खाने के डब्बे खोलता दिखाई दे रहा था। बंगाली खानों की खुशबू चारों तरफ फैली थी। उन्हीं लोगों के दरमियान एक पाकिस्तानी लड़की भी थी जो अब अपने खाने का डब्बा खोल रही थी। उसी पल उसके अग में बैठी लड़की के मोबाइल स्पीकर पे एक आवाज़ उभरी। वो आवाज़ जो सीधी सीनिया हाकिम के दिल तक गई थी। मुझे मेहदी गंभीर कहते हैं। आवाज़ से ये क्या, सीनिया हाकिम का सारा वजूद जंजीर हो गया। स्टील के डब्बे का ढक्कन उसके हाथ से छूट कर गिरा। वो बैठे बैठे साकित हुई। मेरा काम, खानदान, पेशा, उससे आधी दुनिया वाकिफ है। वो रफ्ता रफ्ता बेसांस होने लगी। उससे बेहद धीरे से गर्दन फेर कर देखा और उसकी दुनिया थम गई। स्क्रीन के चौखट्टे में मेरी गंभीर का चेहरा नजर आ रहा था। उसके चेहरे पे मनमैल हुए जख्मों के बेहद हल्के निशान थे। उसके बाल सलीके से जमे हुए थे। सीने पे शॉल थी। सीनिया हाकिम का दिल रुक रुक कर चल रहा था, या शायद बंद हो रहा था और वो अंदाजा नहीं कर सकी। लोग कहते हैं मेरी बीवी ने मुझे परेशान किया। झूठ, रद्दी। जो वाहिद चीज मुझे मेरी बीवी ने दी है वो सुकून है। सुनहरी आंखों वाली लड़की सब्ज आंखों वाले मर्द की आंखें तक रही थी। वहां ढेर सारी आसुर्दगी मतफन थी। कल और अज़ां के साए थे, मगर वो जिंदा था। वो बस गर्दन फेरे टुकर टुकर उसका चेहरा तक रही थी। मैं आधी दुनिया पे हित तक के इज्जत का दावा करूंगा। उसकी आंखें वो बस एक नुक्ते पे साकिन हुई। वो सांस लिए बगैर उसे देख रही थी, जिसके बगैर 8 माह गुजार दिए थे। वो कैसे गुजरे थे ये बस वो ही जानती थी। वो जिंदा था, बस यही, उसे बस यही चाहिए था। बहुत हो गया ना कि आप किसी के घर की औरत पे बात करें और कोई आपको कुछ ना कहे। अब ऐसा नहीं होगा। मेरी बीवी पे इल्जाम तराशी के जवाब देने होंगे। खाने की खुशबू, चम्मच, कांटे, वक्त, लोग, भूख, गर्मी, कब, क्या, कौन सी चीज़ उसे चाहिए थी, क्या दूर करना था। सीनिया को कुछ याद नहीं था। वो बस गर्दन फेरे मोबाइल पे नजर आते हुए उस चेहरे को देख रही थी। जीनिया हाकिम, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो याद रखना, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए रिजर्व रहूंगा। मंजर धुंधला पड़ा था। वो रो रही थी उस मर्द को देखते हुए जिसके हिजर के 8 माह उस पे 800 सदियां बनकर नाजिल हुए थे। मैंने कहा था मैं तुमसे कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा। तुम जहां भी हो मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। लड़की ने वीडियो हटा दी थी। जीनिया मजीद वहां नहीं बैठ सकी। उसे दबोच कर अपना पर्स उठाया और तेज तेज कदम लेती वहां से निकल आई। उसके कदम बगैर किसी मंजिल का तयन किए बस भाग रहे थे। उसकी आंखें भल भल बह रही थीं। वो फैक्ट्री से बाहर निकल आई। वहां इक्का दुक्का लोग थे। कोई उसे नहीं देख रहा था सवाए उस औरत के जिसकी वो कर्जदार थी। नईमा रशीदी आज अच्छे मूड में थी। उसके हाथ में सब्जियों के थैले थे और ताज़ा मछली भी। वो शायद जीनिया को लेने आई थी।
मगर उसे इस तरह देख नईमा को अपने बदतरीन हर्षात सच होते दिखाई दिए। वो जान गई थी, बाखुदा वो जान गई थी। वो मरे मरे कदम लेती सीने के करीब आई। सफ़ेद लिबास वाली लड़की ने उसे देखा। उसकी आंखें नम थीं, चेहरा गीला, और उसकी आंखों में बहुत कुछ था, सारी जहान की चमक। मैंने कहा था वो जिंदा है। मैं कहती रही, किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। हिचकियों के दरमियान वो बामुश्किल बोल पा रही थी। मैंने उसे देखा, वो मेरी बात कर रहा था। वो मुझे नहीं भूला, उससे वाकई मुझसे मूव ऑन नहीं किया। ओ खुदाया, वो जिंदा है। उसके दिल को अब तक जैसे यकीन ना आ रहा हूँ। मैं वापस पाकिस्तान जा रही हूँ। वो आ गया है। मुझे जाना होगा। मैं जाऊंगी। मेहदी आ गया है। ओ खुदाया, उससे मेरा नाम लिया। उससे कहा कैस छूटा है। उससे मुझे हर इल्ज़ाम से बरीउल ज़िम्मा किया। फरहत जज़्बात से उसका लहजा कँपा रहा था। नईमा ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उस लम्स में सख्ती सी थी। तुम अभी आधा सच जानती हो। फैसला करने में कुछ जल्दी मत करो। कैसा आधा सच? वो आ गया। अब सब ठीक है। अब मैं कोई कातला नहीं हूँ। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। आपने उसे देखा है? उसे देखे, वो बिल्कुल ठीक था। वो उससे नईमा का पास झटका। मैं वापस जा रही हूँ, और ये अटल है। मुकम्मल सच जान लो, फिर अगर चाहो तो चली जाना। उसके लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई। सीनिया ठहर कर उसे देखने लगी। प्लीज कुछ ऐसा मत कहिएगा जो मुझे हर्ट करे। मैं हर्ट नहीं होना चाहती। इल्तिजा थी। नईमा को उस पे बेतहाशा तरस आया। आज तुम्हारा हाफ डे था ना? वो उसकी पिछली बात के जवाब में बात बदल गई। घर चलते हैं। आज मैंने फिश करी की एक तरकीब देखी है। तुम चावल बना लोगी? सीने ने खामोशी से अस्वाद में सर हिला दिया। सारा जोश ठंडा पड़ गया था। खुशी मांद हो गई थी। आज वापस जाते हुए उससे कोई बिलबोर्ड नहीं देखा, किसी ठेले वाले की आवाज़ पे गौर नहीं किया। आज वो हर शय से बेनियाज सी। मेहदी सरवर गंभीर जिंदा था, और सीनिया हाकिम नवाब ने खुद को दोबारा जिंदा होते महसूस किया। गांव की ये कच्ची पगडंडियां उससे आज भी असबर थीं। खौफ और हरास का वो आलम आज भी उसकी आंखों के आगे किसी फिल्म की तरह चलता था। वो रात जब उससे अपनी माँ और बाप को खोया, उस रात को, उन मकतूलीन को, कातलों के टोले, और ये रात से उसे सब याद था। वो बस कहता नहीं था, और कहानी के बाकी किरदारों को ये खुशफहमी थी कि उससे कुछ होता नहीं। वो कितने ही मिनट अपनी जगह पे जमे हुए खड़ा रहा। उस वक्त हर तरफ खामोशी थी, धुंध से हटे हुए रास्ते और गांव की खामोशी मुकद्दस सी। मगर एक अरसा हुआ मेहदी गंभीर पे ये चीज़ें असरअंदाज होना छोड़ चुकी थी। वो उसी छोटी गाड़ी में सवार था जो किसी दौर में उससे सीनियर के लिए खरीदी थी। उसमें आज भी उसकी वजूद की खुशबू आती थी। गाड़ी उस सड़क पे छोड़ वो बाहर निकल आया। उसकी आंखों में कोई जख्मी सा तासुर था। वो सड़क को तक रहा था। यादें अजाब बन कर नाजिल हो रही थीं। हातिम नवाब उसके बाप को मार रहे थे, फिर उसके दाया को, फिर चीखें उठी, फिर कर्ब, और फिर उनकी जिंदगी बदल कर रह गई। मनासिर बचपन की देखी किसी फिल्म की माने टूटे बिखरे थे। उससे कंधे पे पड़ी शॉल दुरुस्त की, कपकपाहट यकदम दिल तक उतर आई। वो अपनी वजह से कभी यहाँ ना था। उससे तो लोगों को माफ कर दिया था, मगर उस रात के सन्नाटे में इट्स ऑल अबाउट हर। उससे खुद को बताया और कदम उस हवेली की तरफ उठाए जो नवाबों की थी। रात से पगडंडियाँ, सर्दी, यादें, हर शय बर्दाश्त करते हुए वो उस आलीशान हवेली के बाहर खड़ा था। मटियाले रंग की वो हवेली आज भी उसी शान से खड़ी थी। मेहदी के जहन के दरवाजे में एक भूला भटका मंजर दस्तक दे गया, और यही दस्तक उसे माजी में ले गई। वो दोनों गंभीर हाथ में राइफल और पिस्टल लिए उस हवेली के सामने से गुजर रहे थे। कैस उसे पिस्टल के क्लॉक के मुतालिक कुछ बता रहा था। मेरी बामुश्किल राइफल का वजन उठा रहा था। आगे पीछे गार्ड से जब कम उम्र सब सांकों वाला बच्चा महफूज सा एक जगह ठहर गया। ये किसका घर है अब्दुल्ला? वो जो विलायत से आए अपने छोटे कज़न का हाथ पकड़कर चल रहा था। उससे रुकना पड़ा। उससे एक नज़र हवेली को देखा। वहां से कई बच्चियां निकल रही थीं, सरों पे स्कार्फ, दूल्हे दुल्हाए चेहरे, स्कूल की वर्दी में मलबूस। वो सब स्कूल जा रही थीं। उन बच्चियों में नवाबों की बड़ी बेटी और गंभीर खानदान की मुस्तकबिल की बहू भी शामिल थी। ये नवाबों की हवेली है। यहाँ जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। इस तरफ तुम मत आना, ओके? वो कह मेहदी से रहा था, मगर उसकी निगाहें उस तरफ थीं जहाँ सुनहरी आंखों वाली बच्ची के हाथ से पानी की बोतल गिर पड़ी। कैसे उसका नीम रुख देखा था।
लेकिन वो जानता था कि वो ही है। कैसे, ये उससे इल्म नहीं था, लेकिन वो जानता था। तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोकेगा? उसके हाथ को हिलाकर पूछ रहा था। कैसब भी उसी तरफ देख रहा था जहाँ किसी ने उस लड़की को पानी की बोतल उठा कर दी थी। मुझे कौन रोक सकता है? वो हल्का सा मुस्कुराया था। उन दिनों वो 15-16 साल का था। कम से कम उसे अब ये मालूम था कि इस हवेली में जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ उसके कई ताल्लुकात थे। यहाँ वो भी थी जिसे वो अपनी हवेली लेकर जाएगा। नवाब तुम्हें नहीं रोकेंगे? उससे बोतल थाम ली, फिर चलते चलते बोतल दोबारा गिरा दी। और इससे पहले कोई उठा कर देता, उससे झुककर बोतल खुद उठाई। अब्दुल्ला सामान सेरे लब मुस्कुराया था। उसे अच्छा लगा था। लड़की का नीम रुख, स्कार्फ से निकलते उसके लंबे बाल, या उसका झुककर बोतल खुद उठाना, वो अंदाजा नहीं कर सका। हाँ, बस उसकी मौजूदगी अच्छी लगी थी। मुझे रोककर नवाबों ने अपने बच्चे यतीम करवाने हैं। उसी अंदाज से बोला जो उसके बाप ने सिखाया था। मेरी चंद लम्हे चुप रहा। लड़की गली का मोड़ मुड़ गई, तब वो भी आगे बढ़ गया। इस तरफ उसका आना बहुत कम होता था, और जब होता था तब भी उससे कभी सीनियर को घर के बाहर नहीं देखा था। वो उसका चेहरा नहीं पहचानता था, लेकिन जिन लड़कियों को उससे बाहर देखा था उनके बाल वैसे नहीं थे जैसी उसकी फरमाइश थी। वो 16 साल का था, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगता था उसका बिला ज़रूरत बाहर ना निकलना। आजकल उसे देखने की ख्वाहिश भी होने लगी थी, लेकिन ये कहाँ मुमकिन था। एक दिन मैं वहां जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोकेगा। चलते चलते मेहदी ने उससे कहा था। कैसे कान नहीं धरे। वो जानता था ये नामुमकिन है, मगर उस रोज़ वो ये नहीं जानता था किस्मत किसी अब्दुल्ला सामान की ताइब नहीं है। उसे देखते ही कार से बंदूकें सीधी कर ली थी। एकदम बत्तियां सारी की सारी रोशन हो गई। महल में जैसे सूर फूंक दिया गया। चंद पल बाद हवेली की रविश से 6 से 7 मर्द चलकर आते दिखाई दिए। आलम नवाब, जफर, हाकिम, ज़ेगम, सफ़र के 2 दामाद, और उनके हक में बशर हाकिम था। उसके चेहरे पे ढेर सारी संजीदगी थी। बाकियों के बरक्स वो पुरसुकून था, जबकि बाकी सब जलाल के पहरे के साथ बाहर आए थे। इसकी ये जुर्रत, ये यहाँ आया है। हमारी बच्ची को वरगलाने के बाद भी इसमें इतनी जुर्रत बाकी है। फायर खोलो, यहाँ से वापस इसकी लाश जाएगी। ठहर जाओ। बशर हाकिम नवाब की रोबदार आवाज़ पे बाकी सब ठहर गए। वो छोटे छोटे कदम लेता हुआ आगे आया। दरवाजे के पार कंधे पे बस्सा डाले सफ़ेद लिबास वाला सादा मर्द। ये था उसकी बहन का इंतखाब। क्या हादसा उसमें, बस हम पल्ला खानदान, या फिर कुछ और भी। मैं यहाँ बात करने आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के मुतल्लिक पूछने आया हूँ। कोई दुश्मनी नहीं, कोई वार नहीं, कम से कम मेरी तरफ से नहीं। मेरे हाथ हर किस्म के हथियार से खाली हैं। इस वक्त मैं यहाँ एक सवाली की हैसियत से आया हूँ। मेरी गंभीर एलानी अंदाज में कह रहा था। उसका चेहरा और अंदाज संजीदा था। फायर खोलो इस पर, तुमने सुना नहीं है? सफ़र हुर्राए, बाकी सबके चेहरे सुर्ख हुए, हाथों की नसें फूलने लगीं। वो बशर के इशारे का इंतजार कर रहे थे। यहाँ क्या होगा और क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा चचा। बशर आज वाकई मुख्तलिफ लग रहा था। उस पे कई जिम्मेदारियां थीं और शायद उन्हें निभाना बहुत अच्छे से जानता था। दहलीज पे आने वालों पे हमले नहीं होते, अखवाल पूछा जाता है, खिदमत की जाती है। सब ठहर गए। वो आगे आया। उन दोनों के दरमियान अब जालीदार दरवाज़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? नवाब के लिए दरवाजे के पटवा किए गए। गार्ड्स की बंदूकें के रुख हन्नूस वेदी के सीने की जानिब थे। वो उन्हें नहीं देख रहा था। वो बशर की आंखों में आंखें डाले खड़ा था। नवाब ने उसे वाकई आने से नहीं रोका था। वो आखिरी बार तुम्हारे साथ थी। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ वो कहाँ है। मैं उसका वारिस हूँ। उसकी हैरियत दरियाफ्त करना मेरा फ़र्ज़ है। तुम इस सवाल का हक नहीं रखते। यहाँ आकर तुम बरादरी के फैसले के खिलाफ गए हो। वो बिल्कुल उसी तरह बोला जिससा एक नवाब बोलता हो, ठहर कर, रोब से, संजीदगी से। बहरहाल, तुम इस वक्त एक सवाली बनकर आए हो, दुश्मन नहीं। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चूंकि तुम मेरी बहन के शोहर हो, इसलिए तुम अंदर आ सकते हो। हवेली के दामाद के लिए दरवाज़ा खोला गया था। उस घटिया औरत के बेटे को हवेली में एक कदम नहीं रखने देंगे हम। और इस कम नस्ल को दामाद कैसे मान ले? आलम साहब के चेहरे पे गस्प था। बशर ने मुड़कर पुरसुकून अंदाज में देखा। मुसलमान की नस्ल उसके बाप से चलती है, और इसका बाप कौन था, उसकी नस्ल कितनी आला थी हम जानते हैं। जो मर्जी हो जाए, हम इसे अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। ठीक है फिर, आज से नवाब सड़क पर बैठकर फैसला करेंगे।
उससे कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। आलम नवाब की गर्दन पर किसी ने पैर रख दिया था। चलो, हम बाहर चलकर बात करते हैं। उससे मेहदी को इशारा किया, मगर हाकिम उसका हाथ पकड़कर रोक चुके थे। वो बाप का अंदाज समझ चुके थे। नहीं अब्बा, मैं बाहर जा सकता हूँ। कोई मसला नहीं है। दादा की हवेली की इज्जत मुझसे और मेरे रुतबे से ज़्यादा है। बशर रसान से बोला, मगर हाकिम ने उसका हाथ थपथपाया। आलम खामोश रहे। ये इशारा था कि अब बस हवेली सही हाथों में थी, और चंद ही दिन में सही इंसान ने सही फैसले करने शुरू कर दिए थे। गलत इंसान के मुंह पे सर पे पड़ने लगी थी। कुछ वक्त बाद हवेली की बैठक में मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया मेज़ पे धरी थी। चंद मुलाजिम हाथ बांधे एक तरफ खड़े थे। मेरी गंभीर एक सोफे पे बैठा था, और उसके सामने बशर हाकिम। ये निकाह कैसे हुआ था? सवाल हिलाफे तवक्का था। मेरी ने चंद पल बागौर उसे तका, फिर सारी रौदात कह डाली। वैसा सच जैसा सीनिया हाकिम ने कहा था। कोई झोल नहीं, कोई झूठ नहीं, खरा सच। बलाज ने उस पर हाथ उठाया था और उसे तलाक भी दी थी। हाँ, जीनिया ने मांगी थी, लेकिन वो हर उस औरत का रद्द अमल होता जिसका शोहर उसे धोखा दे रहा होता। वो उस पर अपनी हकमियत जमाता रहा था। कुछ वक्त बाद वो दोबारा आया था और उसे जीनिया को धमकाना शुरू किया था। वो सांस सीने को रुका। बशर यकसोई से सुन रहा था। ये वो आदमी नहीं था जिससे मेरी दरवाजे पे मिला था। ये एक भाई था जिसे अपनी बहन की फिक्र थी। उससे जीनिया को बहुत तंग किया था। और उसके बाद जब गैस की गाड़ी से बलाज का एक्सीडेंट, क्या वो एक हादसा था? बशर ने तेजी से उसकी बात काटी। बिल्कुल। उससे तायदी अंदाज में सर हिलाया। गैस और जीनिया का एक ऑफिस में काम करना इत्तेफाक था। वो उसकी असलियत से वाकिफ नहीं थी। यहाँ उसकी हवेली आना बिल्कुल एक इत्तेफाक था। वो इतनी बुरी नहीं है जितना तुमने समझ लिया था। तुमने उसके साथ क्या किया है? उसने बहुत शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि बस वो ये कह दे वो मरी नहीं। 7 माह की शशोपंच बस एक लम्हे में ख़त्म हो जाए। मैंने उसकी हिफाजत की कोशिश की थी। बशर का लहजा धीमा था। मैं उस कोशिश को अंजाम देना चाहता हूँ। सिर्फ ये बताओ वो कहाँ है, दुनिया के किस कोने में। मैं उसे कहीं से भी वापस ले आऊँगा। मैं तुम लोगों से और कुछ नहीं मांगूंगा। बस मुझे ये बता दो वो कहाँ है। बशरी गले में गिल्टी से उभर कर मातूम हुई। उससे मेरी को देखा। ये बलाज जैसा नहीं था जो सीनिया को अकेला समझकर उस पे हाथ उठाता। ये तो हाथ थाम लेता था। ये अब्दुल्ला भी नहीं था जो लाख दफ़ा बुलाने पे इनकार करता था। ये बगैर बुलाए आ जाता था। फिक्रमंद, गैरतमंद। वो सिर्फ सीनिया का नहीं, कुदरत का इंतखाब था। तुम उसे नहीं ला सकते। बैठक का दरवाज़ा खोलते हाकिम अंदर आए। वो मर चुकी है। उसका तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। उसका और मेरा ताल्लुक इस दुनिया में नहीं टूट सकता। ठीक है फिर, जाओ उसे ढूंढो, ताल्लुक बहाल करो, क्योंकि यहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वो अपने साबका तल्ख अंदाज में बोले। मेरी के अलावा ससाया मुस्कुराहट में ढले। कुछ कुछ अंदाजा था मुझे कि मुझे यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। जिस बाप ने 24 साल तक अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया, वो मुझे क्या दे सकता है? उस बेटी ने खुद क्या दिया है? वो दुरुष्टि से घुराए। वो जो दे सकती थी उसने दिया है। इज्जत, मोहब्बत, मान, सब। उससे यहाँ इसलिए अपनी तलाक का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो डरती थी कि आपकी इज्जत खराब होगी। वो उसे मारता रहा लेकिन वो चुप रही। और जब बताया तब उसे निभाह करने को कहा गया। उसके अल्फाज काटदार थे। बशर की गर्दन झुकी। उसका कसूर ये था कि उसका बाप गलत था। आपको तरबियत करनी नहीं आई, प्यार देना नहीं आया, हौसला देना नहीं आया, वक्त और सपोर्ट देना नहीं आया। आपने उसे गिराया और वो कभी खुद को उठा नहीं सकी। हर दूसरे घर में यही होता है, यही रिवायात हैं, यही होता है। वो फुनकारे। जब बीवी फातिमा ज़ोहरा घर आती थी तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े होते थे। जब वो उनका रिश्ता कर रहे थे तब उन्होंने अपनी बेटी से रजामंदी ली थी। ये है रिवायत, और जो अब बनी है वो महज बिद्दत है। हाकिम चुप हो गए, बिल्कुल चुप, ऐसे जैसे मुंह पर किसी ने दरा दे मारा हो। 1400 साल पहले औरत को इज्जत मिली थी, तब बनी थी रिवायत। जो मेरे नबी ने बनाई थी वही रहेगी। चंद लम्हे वो खामोश हों। आपसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगा मैं। मुझे सिर्फ ये बताएं वो कहाँ है, बस इतना, सिर्फ इतना। तुम सवाली बनकर आए थे। हमने वक्त दिया, खाना दिया, जवाब दिया। सवाली जिद नहीं करते, इनकार मानकर चले जाते हैं। तुम भी जाओ। मेरी गंभीर का दिल यकदम खाली हुआ था। वो भारी दिल के साथ उठ खड़ा हुआ। मुझसे निकाल रहे थे। उसका रुकना अब नहीं बनता था। वो नवाब थे तो उठाई के वो भी नहीं था। उससे एक नज़र बशर को देखा। वो गोद में धरे अपने हाथ देख रहा था।
उससे अपना जवाब मिल चुका था। उसे यहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। नवाबों के घर से सवाली खाली हाथ जा रहा था, मगर नाउम्मीद नहीं। पेंट हाउस की सारी बत्तियां बुझी हुई थीं। वक्त इस घर में बेहद सुस्त रफ्तार हो गया था। अपने कमरे की बालकोनी में शीशे की रेलिंग के साथ सर टिकाए वो पछताओं में गर्क नजर आ रहा था। बालकनी में शीशे की कई बोतलें रख पड़ी थीं, जिनसे उठते बदबू के भभक्के बताते थे कि वो हराम क्यों है। उसकी निगाहें किसी मंजर में अटक कर रह गई थीं, जहाँ वो निगाह फेरने की कोशिश करता, यहाँ आंखें जख्मी होने का खदशा लग जाता। आपने वादा किया था, आप मेरे साथ वादा खिलाफी नहीं कर सकते। जरका घाह में खड़े वो हलक के बल घुराया। उसके सामने सुर्ख सोफे पे करोफर से बैठे आलम नवाब पे कोई असर नहीं हुआ। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, ये मेरा हक है। जो आप किसी लुटेरे को थमा रहे हैं। उससे हाथ लंबा करते हुए बशर की तरफ इशारा किया। हमने क्या वादा किया था? बहुत देर बाद उसी तहमुल और शातराना अंदाज से बोले जो उनका हासा था। हमने कहा था तुम्हें तुम्हारा नाम देंगे, बिल्कुल देंगे। तुम्हें हवेली में जगह मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन हैसियत हम तय करेंगे। दस्तार उसी के सर आनी चाहिए थी जो चाहे रिश्ते में तुमसे छोटा है, लेकिन यकदम बराक को उनकी आंखों में हकारत नजर आई। उसका होंठ बहुत आला है। तुम्हारा मुकाम अब भी है, एक वजीर, एक प्यादे का मुकाम। बशर नवाब के साथ उसके वजीर बनकर हो, हमें कोई एतराज नहीं। वो नम आंखों में बेयकीनी लिए पीछे हुआ। आंखें जैसे चल रही थीं, दिल हक हो चुका था। उससे पानी की तरह पैसा बहाया ताकि गैस गंभीर पे चीज़ें प्लांट हो सके, उसका खानदान और वो तबाह हो, और बराक को वापस लिया जाए। वो कातिल बनने वाला था, उससे क्या क्या नहीं किया, और अब उसे इस तरह निकाला जाएगा जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आप हमारे लिए नहीं, अपने लिए। तुमने जो किया अपने लिए किया। जिनके खून मिलावट हो उन्हें तख्त नहीं देते, मिलावट उन्हें पांसे पलटने पे मजबूर करती रहती है। उससे ढेर सारा थूक निकला, खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी और उनके कदमों में आकर बैठा। ये मत करें, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आपके मसाइल की वजह से मेरा बाप मर गया, मेरी माँ को आपने मार दिया, और हमने उसे नहीं मारा। उन्होंने अपने घुटने से उसका हाथ हटाया। वो औरत कैसे मरी, क्यों मरी, हम नहीं जानते। हमारे यहाँ कत्ल ताकत का जोर दिखाने के लिए किए जाते हैं। एक औरत को मारकर हमें क्या मिल जाता? वो 1000 दफ़ा कई बात दोहरा रहे थे। बराक मान ही नहीं सकता था। उसका बाप कहता था, उसकी माँ कबायली दुश्मनी की नजर हुई। वो सच कहता था, बस वही सच कहता। बशर, वो उसकी तरफ लपका। तुम्हें इस सब की जरूरत नहीं। तुम क्या कर लोगे ये सब हासिल करके? मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। तुम ये जगह छोड़ दो, इसे मेरे लिए छोड़ दो। ये मेरी जगह है, प्लीज। बशर ठहर कर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में नरमी थी। मैं इस जगह को कई साल पहले छोड़कर ही गया था। अगर ये जगह तुम्हारी थी तब तक तुम्हें मिल जाती। उससे बराक के कंधे पे हाथ रखा। उसकी निगाहें बेख्तियार काटदार हुई। उस आदमी ने मेहदी का कत्ल प्लांट किया। ये आदमी जानता था उसके घर की औरत उसकी अपनी कज़न बेकसूर है, लेकिन उससे खेल जारी रखे। तख्त तो नाम का भूखा शख्स, इंतकाम की आग सीने में लेकर चलने वाला, आज किसी पागल कुत्ते की माने जुबान निकालकर हर आते जाते से हड्डी मांग रहा था। बशीर को उस पर रहम नहीं आया। ये मेरी जगह थी, है और रहेगी। उसे यूं ही अपने कदमों में बैठे हुए छोड़ वो उठ खड़ा हुआ। उसके सीने में भी आग थी, जिसे बराक ने लगाया था, और अब वही जलकर खाक हो रहा था। वो कितने घंटे रवायात की उन 5 सारों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, अपनी साख नाम मांगता रहा। कुछ हासिल ना हुआ। जो चीज़ें अल्लाह ने इंसान पे ममनू करार दी हूँ, उन्हें अपनी तही हासिल करने की कोशिश इंसान को थका देती है। वो भी थक गया था। उसके मोबाइल पे कोई घंटी बजने लगी। नीवा आंखों से कॉल अटेंड करते हुए उससे मोबाइल कान से लगाया। उस कीपर ने कुछ कहा। पराग ने ओके कहकर मोबाइल परे डाल दिया और एक बार फिर अपने लिए ग्लास भरने लगा। चंद लम्हों बाद उसके नतनों से एक मशहूर कुन खुशबू टकराई। फिर वो नफासत पसंद इंसान खाली बोतलें और उस गिरे हुए जाम से बचते हुए उसकी तरफ आ कर बैठा। एक मुतासिफ निगाह पराग पर डाली। इतना गम मनाना अच्छा नहीं होता बराग। इंसान को कारोबार में भी ध्यान देना चाहिए। माशाल्लाह, उससे कितना ख्याल था लोगों का। मुझे देखो, मैं भी तो कैसम संभाल रहा हूँ।
फैक्ट्रीज देख रहा हूँ, कुछ दिन बाद चाइना जा रहा हूँ। उससे बराक के हाथ से गिलास लिया और एक तरफ रखा। जेब से टिश्यू निकालकर अपने हाथ साफ किए। चाहे जो भी हो, हम दोस्त और कजिन तो हैं ना। मुझे फिक्र है तुम्हारी, मेरी फिक्र है। तो मुझे वो रास्ता बताओ जिसके जरिए मैं नवाबों को तबाह करूं। कैसे गहरी सांस हवा के सपुर्द की। मेरा डॉक्टर कहता है मनफी सोचों को खुद पे हावी मत होने दो। जब कोई मनफी सोच आए, भौंक रहा है वो, हबीस की औलाद। बराक धुंधे से बोला। पता है मुझे, वो बच्चों की तरह चेहरा बिगाड़ कर बोला। लेकिन उसकी सुननी पड़ती है क्योंकि वो मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। बराक ने उसे अजीब नजरों से देखा, ऐसे जैसे तमस्सर उड़ा रहा हूँ। नेक बनना चाहते हो तुम। वो यक तक हंस पड़ा और महसूस महसूस उसे देखा। तुम्हें लगता है जब वो वापस आएगी तब तुम्हें एक अच्छे और नेक इंसान के रूप में देखे। बराक दीवानों की तरह हंसता गया। कैसे नफी मिसाइल आया, नसें बराक के चेहरे पे जमी रही। इट्स ऑल अबाउट मी। जब भी कुछ गलत करता हूँ सारी रात नींद नहीं आती मुझे। बराक की मुस्कुराहट सिमट गई। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह खुश होना चाहता हूँ, थोड़ा सा गुस्सा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा ट्रॉमा खत्म हो जाए, मेरी एंग्जाइटी खत्म हो। कोई तो रात ऐसी हो जब मैं बगैर दवाओं के सोया करूँ, और जागूं तो मुझे बात बात पे गुस्सा ना आया करे। कुछ चंद लम्हे खामोश हुआ। बराक ने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। कैसे नहीं था वो। मैं बस नॉर्मल होना चाहता हूँ ट्रेजिडी। ये मुमकिन है ना? वो वक्त बहुत पीछे रह गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। खुद को कबूल करो जैसे मैंने कर लिया। हमारी रोशन जिंदगी के बाद कब्रें अंधेरी हैं, अंधेरे से डर लगता है मुझे। वो यूं ही उसकी आंखों में आंखें डाले सादगी से कह गया। बहुत डर लगता है। बचपन में कारी साहब कब्र के अजाब का बताते थे, मुझे उस अजाब से बहुत डर लगता था। मुझे मरने से बहुत डर लगता है क्योंकि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं मर गया तो बड़ा गलत हो जाएगा यार। उसकी स्याह आंखों में नमी सी चल गई। बराक ने निगाहों का साविया बदला। कम वक्त ऐसी बातें करता था कि दिल चीर देता था। मैं बदलना चाहता हूँ, तुम बस। वो कहते कहते रुका। एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। बराक सोच में पड़ा। अपना गम छोड़कर वो गैस के मसाइल सुनने बैठ गया था। ताल्लुक खत्म था, बाकियात बाकी थी। आई थिंक तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए, आती है? अपनी तही बहुत बड़ा मशवरा दे डाला। हाँ, अभी 1.5 साल पहले पढ़ी थी। हाँ ठीक है, दोबारा पढ़ो। कुरान पढ़ना आता है, हिफ्स है मुझे। वो फखर से बोला। और क्या करना होगा? और उर्दू के करीब भी मत जाना, उस गन में कभी पढ़ा ही नहीं। और बताओ। और बराक दोबारा सोच में पड़ा, फिर यकदम चुंचलाया। मुझे क्या पता, जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारे मसाइल। उसके चेहरे पे नागवारी थी। फिर रुक कर गैस को देखने लगा। मेरी एक बात सुनो गौर से, दिमाग खोलकर। चाहे तुम सोने के वर्क में तय होकर आ जाओ, वो तुम्हें नहीं देखेगी, उसे भूल जाओ बस। एक यही काम नहीं होता मुझसे। अजीब आसुर्दगी से कहा। ना तुम अच्छे हो ना बन सकते हो, खुद को कबूल करो। और वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर गैस उठ खड़ा हुआ। उससे वो ग्लास नहीं छुआ। उससे बराक की बातों पे कान नहीं धरा। वो बस जा रहा था। उसे यहाँ से जाना था। ना वो बुरे लोगों में रहे का, ना बुरी आदतें अपनाएगा। वो सब ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। तुम यहाँ क्यों आए थे? वो पाथवे पे खड़ी अपनी गाड़ी में बैठ रहा था जब बराक तेज तेज कदम लेता उसके आगे आकर रुका। उसके चेहरे के तासुरात बेहद मुख्तलिफ थे। गैस की रंगत फीकी पड़ी। मैं उससे गला तर किया। मैं माफी मांगने आया था। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहता था। क्या नहीं चाहते थे? पराग ने भागोर उसकी आंखें उसका चेहरा देखा। आई एम सॉरी। उससे दोहराया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। पराग ने तैश के मारे उसकी गाड़ी पे लात मारी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, नफरत करता हूं तुमसे। मेरे बाप के कातिल हो तुम। गाड़ी के अंदर बैठे गैस से चेहरे और गर्दन पे आया पसीना साफ किया। उसकी दाईं टांग पूरी तरह लरस रही थी। पराग हनीफ के घर से जाते हुए उसका चेहरा तारीक था।